नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार में सियासी घमासान का रंग जमने लगा है। रोजगार और विकास के मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार तीन तरफ से हमले झेल रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ एलजेपी के चिराग पासवान भी उनको निशाने पर ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। बिहार के सियासी रण का मैदान सज चुका है। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। एक दूसरे के दावों की बखियां उधेड़ी जा रही हैं। तो क्या कुछ शिक्षा देगा? लेकिन नीतीश कुमार जी ने 15 साल से एक रोजगार नहीं दिया और अपने वादे जोर देकर दोहराए जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ा है। ऐन चुनाव से पहले अपने पिता को खोने वाले चिराग पासवान के हमले नीतीश कुमार पर तीखे होते जा रहे हैं। आरजेडी के साथ नीतीश को अब एलजेपी के भी सीधे हमलों से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी और जेडीयू आत्मनिर्भर और विकसित बिहार का दम भर रहे हैं। उधर सरकार आने की सूरत में तेजस्वी पहले दस्तखत से 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। बिहार का बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और तेजस्वी इसी पर नीतीश कुमार की सरकार को सबसे ज्यादा घेर रहे हैं। नीतीश कुमार जी यानी कह रहे हैं, हाथ खड़ा कर दिया कि हम रोजगार नहीं दे सकते, हम बिहार में पलायन नहीं रोक सकते, हम बिहार में उद्योग कारखाने नहीं लगा सकते, हम गरीबी नहीं मिटा सकते, हम भुखमरी नहीं मिटा सकते। नीतीश जी, आप थक चुके हैं, आपसे बिहार संभालने वाला नहीं है। नीतीश के लिए मानो दोहरा मोर्चा खुल गया है। पिता के निधन के बाद उनके 10वें की रस्में निभा रहे चिराग भी नीतीश को ही निशाने पर लिए हुए हैं। बीजेपी को लेकर उनके तेवर नरम हैं और बीजेपी की बयानबाजी को भी वो नीतीश के इशारे पर की गई बता रहे हैं। निरंतर वन आफ्टर दी अदर बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री फील करवा रहे हैं कि आप चिराग के खिलाफ बोलिए, आप चिराग के खिलाफ बोलिए। मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस धर्म संकट से मैं मुक्त करता हूं कि मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करें और वो जितना चाहते हैं मेरे खिलाफ आप लोग बोलें। तमाम नेताओं से मैं आग्रह करूंगा खुलकर मेरे खिलाफ बोलें। अगर प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जब रैली करते हैं वो भी अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें जरूर करें। बस बेरोजगारी और विकास के साथ साथ बिहार में और मुद्दों की गूंज भी सुनाई देने लगी हैं। मसलन बिहार के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की एक रैली के बीच ही सुशांत सिंह को इंसाफ देने की मांग उठी और जमकर नारे लगे। फडणवीस को इन लोगों को शांत करना पड़ा। बाद में मुंगेर के सांसद को बाकायदा मंच से बताना पड़ा कि सुशांत को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा। वही सुशांत तो इस देश का होनहार नौजवान था, बिहार का होनहार नौजवान था और सुशांत के बाद बिहार की सरकार ने उनके माता पिता के आग्रह पर सीबीआई को सुपुर्द किया और केंद्र की सरकार ने उसको स्वीकार करके सीबीआई को उसकी जांच दे दी है। तो सुशांत को तो जस्टिस मिल गया। बिहार की जंग अभी और परवान चढ़ेगी। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अभी और जोर पकड़ेगा। आखिर ये रण बिहार का है जहां सियासत रग रग में है। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार में प्रचार की जंग में गानों के जरिए भी विरोधियों पर जमकर प्रहार किया जा रहा है। सुर नरम और मखमली हैं, लेकिन इनमें विरोधियों पर हो रहे हैं करारे हमले। कांग्रेस ने अपना चुनावी गीत जारी किया तो जवाब में बीजेपी के मनोज तिवारी ने एक गाना जारी किया। बिहार की कुर्सी किसको नसीब होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसके लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुरों की जंग भी छिड़ चुकी है। महागठबंधन की एक साथी कांग्रेस ने अपना कैंपेन गीत जारी किया। इसके लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बिहार पहुंचे।
बोले बिहार, हक बदले सरकार, बोले बिहार, महागठबंधन सरकार, बोले बिहार। इस गाने में सोनिया राहुल के साथ साथ गठबंधन के बड़े साथी तेजस्वी भी दिख रहे हैं। दिल में बस्ती तुमरे कोट दिए हो हमका गहरी चोट। और बिहार प्रचार की इस जंग में अगर बिहार के सुपरस्टार नेता मनोज तिवारी के सुर ना गूंजे तो वो चुनाव ही क्या। अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ावा ये भैया, नरेंद्र मोदी जी के संगे मिलके आवा। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज एक ऑडियो गीत जारी किया। IIM आइल बिहार में, एम्स खुलल बा भैया, एम्स खुलल बा भैया। मनोज तिवारी के पूरे गाने में मोदी और अमित शाह के जिक्र के साथ साथ बीजेपी के धारा 370 खत्म करने जैसे बड़े कामों का भी जिक्र है। मंदिर अद्भुत भव्य सजाती है हो 370 वाली, 370 वाली, 370 वाली, गर्व भाव से गावा ये भैया। अब देखना ये होगा कि वोटर किसके सुर में सुर मिलाता है। अब तो है कांग्रेसी है अपनी सरकार, बोले बिहार। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच एक ऐसी घटना हुई है जो सियासत की संवेदनहीनता को उजागर कर गई। एक रैली में कुर्सी पर एक शव पड़ा रहा और नेताओं का भाषण जारी रहा। रैली बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। बाद में सिंधिया ने सफाई दी कि उनके जाने से पहले ही किसान दम तोड़ चुका था। नारायण भाई ने, महाराज ने जनता से ये वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी। सियासत का ये अलहदा चेहरा है। मंच सजा है, नेताओं के भाषण हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, विरोधियों पर शब्दों के बाण चल रहे हैं और इस सब के बीच एक शख्स बेजान कुर्सी पर बैठा है। उसके आसपास की सारी कुर्सियां खाली हैं। ये बुजुर्ग किसान असल में मौत का शिकार हो चुका है। लेकिन पीछे से मंच से नेताओं के धुआंधार भाषण जारी हैं। ये खंडवा की चुनावी सभा बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उनकी चुनावी सभा में उनके आने से पहले एक आदिवासी किसान ने दम तोड़ दिया। उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन उसके शव को वहां हटाने से पहले ही भाषण शुरू हो गए। जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठने थे और बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ी। उनको लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता आ रहे हैं तो उनको मैं भी सुनूं, और वो आए और उसके बाद में क्योंकि उनकी 80 साल की उम्र थी और यहाँ एकाएक उनको अटैक आया और अटैक आने के बाद में वो वहीं पर शांत हो गए। अब क्योंकि सभा चालू नहीं हुई थी, सिर्फ जो जैसे राम डांगोरे जी का भाषण चल रहा था मंच पर, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि क्या हुआ है। सभा में जो हुआ कि एक मतलब किसान पड़ा हुआ है और भाषण अपने निरंतर चल रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं घटिया मानसिकता है और घटिया राजनीति है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो लोग हैं एक तरफ अपने आप को अन्नदाता को भगवान मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बहुत भिन्नता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उधर विवाद हुआ तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। रैली में मेरे पहुंचने से पहले ही हमारे अन्नदाता की मौत हो चुकी थी। मैंने सबसे हमारे अन्नदाता के लिए मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे लिए राजनीति जनसेवा का जरिया है। इसका सर्टिफिकेट मुझे कांग्रेस से नहीं चाहिए। बीजेपी ने अपनी बात कही है, लेकिन सवाल ये कि सभा में एक लाश पड़ी होने के बीच सियासी भाषणबाजी जारी रखना क्या संवेदनहीनता नहीं? खंडवा से जय नागदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और अब बात हैदराबाद में बारिश के डबल अटैक की। 4 दिनों में स्मार्ट सिटी हैदराबाद एक बार फिर से पानी पानी हो गया। इतनी बारिश हुई कि शहर का बड़ा इलाका बरसात की पानी में समा गया। शनिवार रात से शुरू हुई बारिश के कारण झील और जलाशय लबालब होकर बहने लगे। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। 100 घंटे के अंदर हैदराबाद की सूरत एक बार फिर बिगड़ गई। भारी बारिश से जल प्रलय के हालात बन गए। शहर का बड़ा हिस्सा बरसाती पानी से लबालब भर गया।
घरों में बारिश का पानी घुस गया, सड़कें सैलाब में समा गईं। खिलौने की तरह तेज बहाव में कारें बहने लगी। कुछ इलाकों में तो ये समझना मुश्किल हो गया कि शहर में समंदर है या समंदर में शहर। 4 दिनों के भीतर दूसरी बार बारिश से बेबस और लाचार हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मंजर इस शहर के स्मार्ट सिटी होने के सारे भ्रम तोड़कर रख देगा। तेज बहाव का अंदाजा लगाइए। ऑटो और कार तिनके की तरह पानी में बहने लगे। पुराने हैदराबाद के गली मोहल्ले बरसाती पानी से भर गए। डरा सहमा इंसान घरों में कैद हो गया। शहर में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। गलियों में 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान पुराने हैदराबाद में हुआ। पुराने हैदराबाद के गोलंका, मूसरामबाग, मलकापेट, मदनापेट, लाल दरवाजा, आलियाबाद, शमशेरगंज, अल जुबैर कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारी बारिश के बीच डर के साए में किसी भी तरह से लोगों ने अपनी रात गुजारी और सुबह हुई तो नुकसान का अंदाजा लगा। हर तरफ तबाही ही तबाही। गाड़ियों का हाल देखिए। स्कॉर्पियो, ऑटो, कार, 2 पहिया वाहन सब बर्बाद हालत में मिले। घरों में बरसात का पानी घुस गया। सड़कों पर मलबा ही मलबा था। जो लोग निचले तल्ले पर रहते थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अरे ये तो बहुत नुकसानदेह पानी है, बहुत हालत खराब है। आज तक संवाददाता आशीष पांडे ने बाबानगर इलाके में तबाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया। लोगों ने बताया कि बारिश के बाद बालापुर इलाके में एक बड़े तालाब में कटाव के वजह से अचानक पानी शहर में घुस आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। आपका घर यहाँ पे कितना पानी था? कल कमरे तक था, पूरा अंदर और यहाँ तक पूरा पानी। रात में 1:30, पौने 2 बजे के टाइम पे जो है पूरा पानी यहाँ पर होमनी, ऑटो, पूरा पानी भरे हुआ था। और मेरे घर में जैसे पूरा पानी भरा हुआ है। अभी 3 कमरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर है, एक आधा किलोमीटर है। हैदराबाद शहर के बीचों बीच मूसी नदी बहती है। ये नदी पुराने शहर और नए शहर को बांटती है। एक हफ्ते में दूसरी बार मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सुबह प्रशासन को रास्ता बंद करना पड़ा। इलाके में बदइंतजामी से लोग परेशान हैं। ये वजह है कि टीआरएस के कॉरपोरेटर के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नेताजी को बैरंग लौटना पड़ा। कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि संकट की हालत में सीएम साहब गायब हैं, प्रशासन सो रहा है। Telangana Chief Minister, Mr. Kalvakutla Chandrasekhar Rao, is a curse to people of Telangana. Nowhere in the country, I guess, if this kind of floods that have occurred in the parts of Telangana and particularly in the greater Hyderabad, when people are suffering and lakhs of acres of land is inundated and entire greater Hyderabad is inundated underwater, this man sits in his fort called Pragati Bhavan and does not come out and interact with the people, understand the problems of the people. What a pathetic chief minister is he! वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इलाके में डटे दिखे। ओवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बाढ़ में अकेले फंसे एक बुजुर्ग को अपनी निगरानी में सुरक्षित निकाला। राज्य सरकार के मुताबिक भारी बारिश के डबल अटैक से अब तक 50 लोगों की जान चली गई और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक लगभग 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी इलाके में और बारिश हो सकती है। हैदराबाद में बुधवार तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने और गरज के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य इलाके में बने गहरे दबाव को इतनी भारी बारिश का जिम्मेदार बताया जा रहा है। यानी अभी सावधान रहने की जरूरत है। इलाके में अक्टूबर में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में 4 दिनों में 324.55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सामान्यतः इतनी बारिश इस इलाके में 1 महीने की बारिश के बराबर है। ऐसे मौसम के बदलते मिजाज से सावधान रहना ही ठीक होगा। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने विवादित टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर अब घमासान जारी है। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। हमारी जगह कमलनाथ ये सब मान कर तुम समझ में क्या हो अपने आप को, जमा में बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या चुनावी माहौल में भरी सभा में कमलनाथ के इस आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। न अपने ओहदे की गरिमा, न महिला का सम्मान, भाषा की मर्यादा भूलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ भाषा की मर्यादा भूले तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर पलटवार किया। शिवराज ने कहा, ये सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। और उसी धरती पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। कमलनाथ के इस बयान ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी अब उपचुनाव में इस मुद्दे को छोड़ती नजर नहीं आ रही। इमरती देवी के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। कल रात इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पोस्टर जलाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी विकृत और घटिया मानसिकता का प्रदर्शन डबरा की सभा में किया है। एक ऐसी मंत्री जो उनके कैबिनेट की भी मंत्री थी, आज माननीय शिवराज जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। महिला का अपना एक सम्मान होता है, लेकिन महिलाओं के प्रति कैसी विकृत मानसिकता कमलनाथ की, दिग्विजय सिंह की या उनके अन्य नेताओं की है, जो उजागर हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डाबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। डाबरा सीट से कांग्रेस ने सुरेश राजे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की ओर से इमरती देवी मैदान में हैं और यहीं राजे के समर्थन में वोट मांगते हुए कमलनाथ शब्दों की मर्यादा भूल बैठे। सबसे बड़ी बात, इमरती देवी उन पूर्व विधायकों में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। ऐसे में सिंधिया भी कहां चुप बैठने वाले थे। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। बहरहाल कमलनाथ के इस बयान ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में आपसी छींटाकशी में तड़के का काम किया है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ग्वालियर से सर्वेश और इंदौर से धर्मेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो।
और सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स कांड में एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। उससे कुछ हशीश भी मिली है। अब एनसीबी उससे पूछताछ करके आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से शुरू हुआ जांच का सिलसिला अब ड्रग्स के ऐसे जाल की तरफ जा चुका है जिसका कोई और छोर नहीं है। सुशांत की लिव इन पार्टनर रही रिया चक्रवर्ती इस मामले में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। उसके भाई शोविक की मुसीबत तो इस कदर बढ़ी है कि अब तक उसकी जमानत तक नहीं हो पाई है और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और अहम गिरफ्तारी की है। क्या और बढ़ेगी रिया की मुसीबत? क्या शोविक की रिहाई और मुश्किल होगी? नई गिरफ्तारी से क्या राज खुलेंगे? एनसीबी ने 16 नंबर की जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अब तक पूरी 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर सबसे चर्चित नाम रिया चक्रवर्ती का है। इसके साथ साथ कई सारे ड्रग पैडलर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद अब एनसीबी फिर एक्शन में है। इस बार बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई को अरेस्ट किया गया है। एजीसियालोस डेमेट्रिएडिस नाम के इस शख्स से हशीश और एल्प्राजोलम की टैबलेट मिली है। ड्रग पैडलर से पूछताछ के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। डेमेट्रिएडिस कई फिल्मी हस्तियों के संपर्क में था। अब इंतजार इस बात का है कि उसके जरिए एनसीबी और किन किन लोगों तक पहुंचती है। मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।